सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ टीजीटी साइंस, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं टीजीटी साइंस की तो ये अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता है। और ये टीजीटी साइंस का पेपर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके टीजीटी बनाने के लिए। यानी अगर आपको टीजीटी लेक्चरर ग्रेड की तैयारी करनी है तो फिर आपको ये टीजीटी एलटी ग्रेड यानी कि टीजीटी यानी जूनियर सेक्शंस को पढ़ाने के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको टीजीटी और लेक्चरर ग्रेड की अगर तैयारी करनी है, यानी कि अगर आपको लेक्चरर ग्रेड का टीचर बनना है तो फिर उसके लिए फिर आपको पीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि आप इस वीडियो को आज ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि आखिरकार हम लोग किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें और कौन कौन से चैप्टर्स जैसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे टीजीटी के लिए। आज ये धमाकेदार वीडियो देखिएगा अनुसर की, मजा आएगा आपको, 100% आपको बेनिफिट ये वीडियो देगी। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट दो यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलाकर के साइंस बनता है। साइंस का पेपर का मतलब है कि आप 125 अगर पेपर में चल रहा है तो पहले यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 125 में से आपको कम से कम अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें अचीवमेंट कर लें तो फिर आप ये 100% मान लीजिएगा कि गिनती आपको यहाँ पर 90 प्लस रखनी पड़ेगी। अगर आप 90 प्लस की गिनती रखते हो 125 में से तो फिर ये मान लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पर विशेष कर ध्यान देना होगा, इस पर आज ही हमारी पूरी वीडियो आपके सामने होगी। तो इस वीडियो के लिए आप ध्यान से एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, यानी कि केमिस्ट्री में कितने नंबर्स पर जाकर के आप सेलेक्ट हो जाएंगे और कितने क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए, इस पर भी हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और दूसरी चीज़ आपको बताएं, हर टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, कितना केमिस्ट्री में आप तैयार कर लें कि आपको अच्छे नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कवरेज करेगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग मैटर्स एंड इट्स कंपोजिशन की बात करें, यानी कि जो मैटर है उसका नेचर की बात करें तो यहाँ पर मैं हेडिंग में लेकर के जाऊँगा नेचर ऑफ मैटर बोलूंगा यहाँ पर, यानी कि नेचर ऑफ मैटर में से आपको कुछ नहीं करना है, केवल लॉ को याद करना है। यानी यहाँ पर आप लॉ कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लॉ को याद करेंगे। और साथ ही साथ यानी कि मैं अगर एक काम ये कर देता हूँ कि यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको बता दूंगा तो आप इसे नोट भी करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जितने भी लॉ हैं उनको आप याद कर लेंगे, जितने भी लॉज आएंगे, चाहे वो डाल्टन्स का लॉ हो, चाहे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो, कोई भी लॉ हो, उसको लॉ को आप याद कर लेंगे। और दूसरा पॉइंट, केवल एवोगैड्रो नंबर पर स्टाइकियोमेट्री पढ़ लेंगे। यानी यहाँ पर मैं लिख दूंगा एवोगैड्रो नंबर पर आप एवोगैड्रोज नंबर पर स्टाइकियोमेट्री आप पढ़ लेंगे। इतना काम आप जरूर करिएगा ध्यान से। और दूसरी चीज बताता हूं कि यहीं पर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या क्या पढ़ लेना है। यानी कि यहां से अगर मैं कहूंगा तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन लगभग और लगभग आपको यहाँ 3 क्वेश्चन का दायरा मैं लेकर के चल रहा हूं। ये 3 एमसीक्यूज आपको यहां से मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपने कहां से क्वेश्चंस लेकर के रखेगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने हेडिंग बना दिया। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको नोट करना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो कहां से बन करके आएंगे। एक तो डी ब्रॉगली पर क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, यानी कि डी ब्रॉगली पर क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो एक तो आप डी ब्रॉगली बढ़िया से कर लीजिए। दूसरा, आप क्वांटम नंबर्स पर आप फोकस करेंगे, क्वांटम नंबर पर भी आज अच्छा क्वेश्चन बन सकता है।
और तीसरा पॉइंट जो है वो जो जैसे हुंस रूल है, पाउली यानी कि रूल्स की पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, तो यहाँ रूल्स और प्रिंसिपल मैं लिखे दे रहा हूँ, इससे भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपकी ये बात भी पूरी होती रहेगी कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको नोट करिएगा। और खासकर है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूं तो यानी कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे आप बोलते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ, तो इन सब से अगर मैं मिलाता हूँ तो टोटल मिलाकर के मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और 2 क्वेश्चन जो है वो रेडियो एक्टिविटी से भी हमें समझ में आ रहे हैं। तो तीसरा टॉपिक वाइज चलूंगा और हर टॉपिक में बताऊंगा कि क्या चीज आपको ज्यादा पढ़ लेनी पड़ेगी, उस चीज पर भी हमारी पूरी तरीके से, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं तो यहाँ अफवाह का नाम बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं, किसी कीमत पर नहीं भूलिएगा। उसके बाद बात आ जाती है रेडियो एक्टिविटी पर। अगर हम लोग रेडियो एक्टिविटी को उठा करके देखते हैं तो रेडियो एक्टिविटी पहले तो 12th में था, अब नहीं है, अब ये बीएससी में पढ़ाया जाता है रेडियो एक्टिविटी। और यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी में से मात्र मुझे 2 क्वेश्चन का समझ में आ रहा है, और ये 2 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक के हो सकते हैं इस पर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये संभावना जो 2 टॉपिक की है वो क्या है। संभावना ये है कि इसमें एक तो हाफ लाइफ पर क्वेश्चन आ सकता है, नंबर 1 इस पर हाफ लाइफ पर क्वेश्चन आ सकता है जो संभावित है पूरी तरीके से, और दूसरा डिसइंटीग्रेशन पर क्वेश्चन आता है, डिसइंटीग्रेशन पर क्वेश्चन आ सकता है। और यही संभावना अगर बहुत ज्यादा है तो फिजन फ्यूजन पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ फिजन एंड फ्यूजन पर भी मैं 1 क्वेश्चन की उम्मीद करूंगा। तो टोटल वैसे तो मैं 2 लगा रहा हूं अनुमान, लेकिन अभी मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर हमें लगभग 3 क्वेश्चन की उम्मीद जागृत हो रही। फिलहाल 2 तो फाइनल है, लेकिन 3 मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी हो गई। इसके बाद अगर रासायनिक अभिक्रियाओं की मैं बात करता हूं, केमिकल रिएक्शंस की बात करता हूं, तो केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्शंस है वो जो उम्मीद में है वो मैं आपको बताए दे रहा हूं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में अगर मैं चलूंगा तो केमिकल रिएक्शंस में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस के साथ में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एलिमिनेशन है, 2 पर हमें ज़्यादा भरोसा है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर हो सकते हैं। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्सो और एंडो पर भी क्वेश्चन हो सकता है, संभावित है। तो यहाँ पर मैं अगर नंबर की क्वेश्चंस की लगाता हूं तो मुझे जो लग रहा है वो 2 क्वेश्चन का यहाँ पर भी स्लॉट समझ में आ रहा है कि 2 क्वेश्चन यहाँ तक होते चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चंस हमें थोड़े बहुत वेरिएशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन बता रहे हैं, पूरे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बता रहे। टोटल न करिएगा, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं आप सोचे कि सर यहाँ पे टोटल कम ज्यादा आ रहा है, वो चीज नहीं है, यानी कि इतने टॉपिक में से क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ये संभावना मैं आपके सामने बता रहा हूं। इसके बाद अगर हम लोग आए तो केमिकल बॉन्डिंग पर आ जाते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग से लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग आपको 6 से 7 क्वेश्चन देगी। तो यहां पर केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहां पर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन संभावित है, और संभावित क्वेश्चन यहां से भी है जो बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। वो टॉपिक कौन सा हो सकता है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाए, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक तो वेस्पर थ्योरी पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर VSEPR थ्योरी पर मैं चलता हूँ। VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी पर भी क्वेश्चंस पूरी तरीके से संभावित हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन पूरा ही आ सकता है। और दूसरा है कि आपसे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है VBT, यानी कि VBT से भी क्वेश्चन आने की, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी। ऑक्टेट रूल से भी क्वेश्चन बनेगा। तो यानी इतने तो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पूरा सिलेबस ही आप पढ़ सकते हैं, पूरा सिलेबस डिटेल में है, लेकिन यहां पर मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो लगभग 6 क्वेश्चन की उम्मीद मुझे पूरी है कि यहां से 6 क्वेश्चन
आ सकते हैं, संभावित हैं। तो अब तक अगर मैं चल रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा 8 और 3 11, 11 और 2 आपके 13 हो गए, 13 और 6 आपके 18, यानी 18 क्वेश्चन का स्लॉट मैंने अभी तैयार किया। मिक्सिंग भी बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ क्वेश्चंस की बनेगी। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर चल लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितनी आपको पढ़नी ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि अगर हम छठे टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यहाँ 6 टॉपिक लिख लेता हूँ। 6 टॉपिक हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर अगर मैं चल लेता हूं तो यहाँ मुझे जो समझ में आ रहा है टॉपिक वो कौन सा आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मुझे एक तो नर्स्ड इक्वेशन पर पूरा उम्मीद है कि नर्स्ड इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है कि भाई साहब नर्स्ड इक्वेशन मुझे बता दीजिए कि नर्स्ड इक्वेशन है कौन सी। ये उम्मीद मैं यहाँ से करता हूँ कि नर्स्ड इक्वेशन आपसे पूछ सकते हैं। नर्स्ड इक्वेशन से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल भी यहाँ पर आ सकता है, तो न्यूमेरिकल भी आप यहाँ पर लगा लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे सकता है इसके अंदर, किससे, रिएक्टिविटी सीरीज। और यहां पर मैं लिखता हूं रिएक्टिविटी सीरीज से भी मुझे क्वेश्चन दिख रहा है जो संभावित हो सकता है। और दूसरी चीज मैं आपको बताने की यहां बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश करूंगा, डिस्प्लेसमेंट कौन किसका करता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर एप्लीकेशंस में जाएं, ड्राई सेल जाएं, इलेक्ट्रोड पर जाएं, तो यहां नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड चाहे वो ड्राई सेल में हो, इलेक्ट्रोड का नेचर जरूर पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोड का नेचर। और इलेक्ट्रोड के नेचर में इस टोटल चैप्टर से मुझे जो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वो 4 क्वेश्चन की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत वरदान बनेंगे, तो आप इनको जरूर तैयार करिएगा। इसके बाद यानी ये टॉपिक आपको करना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मत भूलिएगा, यानी इलेक्ट्रोड जब पढ़ेंगे तो इससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको नहीं भूलना है, ये भी ध्यान रखना है ना। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे देता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर आप ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट। तो टोटल 4 से 5 क्वेश्चन का वेरिएशन यहां मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैंने 4 ही क्वेश्चन लिखे हैं। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 7 जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन का कवरेज पीरियोडिक टेबल करेगा, और ये पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल से नियरली आपको लगभग और लगभग आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलने की उम्मीद है। और वो क्वेश्चन है, आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं तो यहां पर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल सकती है। यहां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ सकती है, संभावित है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, तो मॉडर्न पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। और मॉडर्न पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, जिसमें मैं विशेषकर आपसे कहूंगा कि एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को विशेष तौर से, और नंबर 3 पर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ये प्रॉपर्टी। और चौथी जो है वो आयनिक रेडियस की बात कर रहा हूं, एटॉमिक रेडियस की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए आयनिक रेडियस को आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टोटल मिलाकर के लगभग प्रॉपर्टीज और सब कुछ अगर मैं कवरेज करता हूं तो यहां से मुझे जो उम्मीद है वो 6 क्वेश्चन की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही। तो क्वेश्चन बहुत बम पर आने वाले हैं इस बार पीरियोडिक टेबल के, तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। यानी कि मैंने आपको बताया कि कहां से कितने क्वेश्चन मिलने की संभावना पूरी चल रही है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और इन्हें आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। यानी ये मिनिमम क्वेश्चन है, मैक्सिमम वेरिएशन इससे ज्यादा हो सकता है संभावित। इसे केमिकल रिएक्शन से मैंने 2 ही लिखे हैं, उम्मीद है कि यहां से लगभग 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बनेंगे। फिलहाल मैं यहां पर 3 कर देता हूं, इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। 3 क्वेश्चन की उम्मीद मुझे जग रही है यहां से। और यहां पर आ जाइए, रेडियो एक्टिविटी से भी 3 है, तो लेकिन 4 क्वेश्चन भी संभावित हो सकते हैं। तो ये जो मैं मिनिमम क्वेश्चन बता रहा हूं वो टॉपिक से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप इस पर गहन ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये भी है कि इसमें ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीडेशन को भी आपको पढ़ना है। और ऑक्सीडेशन के साथ साथ आपको कुछ मिसलेनियस प्रॉपर्टीज भी पढ़नी, जैसे डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ डायगोनल रिलेशन से भी क्वेश्चन संभावित है, डायगोनल रिलेशन से भी क्वेश्चन संभावित है।
अभी मैं आपसे और भी बात करूंगा, लेकिन ये न समझिएगा सर अभी चैप्टर ही नहीं पूरा हुआ है तो इसमें क्वेश्चंस कम होंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्वेश्चन का नंबर कहाँ से बढ़ाया जाएगा। अब देखिए, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 8वां चैप्टर है, जिसको आप लोग जो है वो बोलते हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, उसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इंडक्टिव इफेक्ट को बढ़िया से तैयार कर लीजिए। कौन सा टॉपिक? इंडक्टिव इफेक्ट को आप बहुत अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ आपको इसके अंदर SN1 और SN2 रिएक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूशन यानी SN1 एंड SN2 रिएक्शन, और साथ ही साथ में आपको E1 एंड E2 रिएक्शन, E1 एंड E2 रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो E1 E2 रिएक्शन पर मैं विशेष तौर से ध्यान दूंगा। और इसी के साथ चलते चलते हम जो है वो आपसे बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हाइपर कॉन्जुगेशन पर। किस पर बात करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन पर। हाइपर कॉन्जुगेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आने हैं। और 5वां टॉपिक आपका रहेगा यहाँ पर कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन से। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन पर भी हमारा विशेष तौर से ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर मैं कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूँ एंड कार्ब एनायन की बात भी करूंगा, तो इनसे टोटल अगर मैं लेकर के चलता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ इन पर, यानी कि इन टॉपिक्स पर तो बहुत फोकस करता हूँ, लेकिन टोटल मुझे उम्मीद है कि 12 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 100% 12 क्वेश्चन बनेंगे। आप इन 12 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। इनके क्वेश्चन पर भी हमारी आपसे डिस्कशन होगी। अब बात आ जाती है आइसोमेरिज्म की, यानी 9th टॉपिक हमारा कौन सा है? आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म में भी मैं आपसे कहूंगा कि आइसोमेरिज्म में आप सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो सकती है आइसोमेरिज्म, वो कौन सी हो सकती है, वो आप ध्यान दीजिएगा। एक तो मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आइसोमेरिज्म में आप छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, टाटोमेरिज्म है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए इस समय टाटोमेरिज्म है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आप टाटोमेरिज्म को छोड़िएगा नहीं, टाटोमेरिज्म बढ़िया ढंग से एग्जाम्पल के साथ में पढ़िएगा, एग्जाम्पल पर विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा इसी के साथ है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पर ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल, भले आपको सिलेबस न दिखाई दे तो, लेकिन फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप बिल्कुल लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, कहीं से कहीं तक आपको छोड़ना किसी। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर आपको पूरी तरीके से फोकस करे रहना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आगे जितने भी हैं इनके एग्जाम्पल्स बढ़िया से कर लेने, कम से कम आपको यहाँ से 4 MCQs मिलने की पूरी संभावना है। 4 MCQs 100% आपको यहाँ से मिलेंगे आइसोमेरिज्म से। तो 4 MCQs के लिए यहाँ रेडी रहिए, और खासकर टाटोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अभी और भी बात हम आपसे करेंगे केमिस्ट्री से जुड़ी हुई, इसी टॉपिक से जुड़ी हुई। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा 10th पॉइंट, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम लोग पूरी तरीके से डिस्कशन करें आपसे, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट बनेगी, वो ऑर्गेनिक, यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन कौन से एग्जाम में संभावित है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे बताऊंगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको निश्चित तौर पर पढ़ने हैं। नंबर 1, सबसे पहला आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पर चलते हैं। एल्कीन हो गया, एल्केन हो गया, पहले एल्केन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ऐसी। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इस पेन से लिख देता हूँ, एक तो लिख देता हूँ एल्केन, जो आपको साफ दिखाई देगा, एल्केन हो गया। दूसरा आपका एल्कीन हो गया, और तीसरा आपका एल्काइन हो गया। ये बहुत ही बेहतर इंपॉर्टेंट, इन पर भी बात करेंगे आपकी। नंबर 2, नंबर 1 आपका ये हुआ, नंबर 2 आपका हेलो एल्केन, हेलो एरीन हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हो गया, हेलो एरीन्स हो गया। और नंबर 3 पे चले आइए तो एल्डिहाइड एल्कोहल फिनॉल ईथर भी है, थोड़ा सा है, एल्कोहल फिनॉल ईथर पर भी थोड़ी डिस्कशन है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं, लेकिन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एल्कोहल्स पर ज़्यादा कर लें, फिनॉल वोल छोड़ दीजिए, एल्कोहल्स पर कर लीजिए। लेकिन फिनॉल अगर पढ़ लेंगे तो मैं कहता हूँ कि उम्मीद क्वेश्चन की एसिडिटी पर बन जाती, कंपैरिजन में बन जाता है। नंबर 4 पर चले आइए। नंबर 4 पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन सब से लगभग और लगभग मुझे 15 क्वेश्चन की पूरी उम्मीद है कि इन सब टॉपिक आपको 15 करेंगे। जैसे कि अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूं इन 15 को, तो मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूं, तो आपको बताऊंगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये लगभग और लगभग आपको 5 क्वेश्चन दे करके जाएगा, निश्चित तौर पर 5 क्वेश्चन देगा। तो यहां पर मैं 5 लिख लेता हूं। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स लगभग और लगभग आपको 3 क्वेश्चंस देंगे। एल्कोहल पे अगर आप चले जाते तो एल्कोहल भी लगभग 3 क्वेश्चन देंगे। ये जो आपके एल्डिहाइड कीटोन है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन, ये लगभग आपको ये मान के चलिए कि कम से कम 6 क्वेश्चंस देने की उम्मीद यहां पर भी मुझे दिख रही। तो 6 6 12 5 17 हो गए, 17 टोटल यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि 17 क्वेश्चन की उम्मीद मुझे इस टॉपिक से दिख रही है। तो साथियों, अभी बेंजीन बचा हुआ है, उस पर भी मैं बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ नजरिया दिखा देता हूं कि हम लोगों को इतनी प्रिपरेशन तो 100% केमिस्ट्री के लिए करनी है। जैसे कि अगर मैंने लाइन से चला हुआ हूं तो 3 क्वेश्चन मेरे हो गए आपके स्टेटा इन नेचर ऑफ मैटर से हो गए, यानी कि 3 क्वेश्चन मुझे नेचर ऑफ मैटर से उम्मीद दिखाई दे रही है, यानी नंबर 1 3 क्वेश्चन नेचर ऑफ मैटर से। 5 क्वेश्चन मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से दिखाई दे रहे हैं, 5 से 6 भी हो सकते हैं, वो 3 के 4 भी हो सकते हैं, बहुत बड़ा वेरिएशन तो नहीं आएगा ये निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। तो 8 क्वेश्चन हो गए, और रेडियो एक्टिविटी से 3 8 3 11 हो गए, 11 3 8 और 3 11 हो गए, और 11 केमिकल रिएक्शन से देखें 11 और 3 आपके 14 क्वेश्चन हो गए, 14 और 6 केमिकल बॉन्डिंग से 20 हो गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 4 24 हो गए, और यहाँ पर पीरियोडिक टेबल मिलाकर के 30 हो गए, 30 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 12 और यहाँ से मिल जाएंगे, तो यानी कि 30 और 12 आपके 42 हो गए। 42 क्वेश्चन तो यहीं पर हो चुके हैं। अब ये मान के 42 और 4 आपके 46 हो गए, 46 और आपके 17 क्वेश्चन ये हो गए। तो यहाँ पर मैं आपको जोड़े दे रहा हूँ, 46 क्वेश्चन ये हो गए और 17 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए। एक ये हो गया, 5 और 1 6, 61 क्वेश्चन का मैंने आपको दायरा बता दिया है। यानी कि मुझे पूरा उम्मीद है, अब इनके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे वो क्वेश्चन की उम्मीद मैं कहाँ से जता रहा हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर जोड़े दे रहा हूँ, उसको 5वां टॉपिक जो है जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड। यानी एरोमेटिक कंपाउंड पर अगर मैं जाता हूं तो एरोमेटिक कंपाउंड से भी मुझे लगभग और लगभग क्वेश्चन, अब यहां से मैं कैसे निकालूंगा क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड वो एल्डिहाइड का भी हो सकता है, वो हेलोएल्केन का भी हो सकता है, वो आपका कीटोन का भी हो सकता है, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है। तो मैं आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा कि अगर टोटल इनमें से भी जोड़ो तो एरोमेटिक कंपाउंड के टोटल क्वेश्चन मुझे जो उम्मीद दिखाई दे रही वो 4 की दिखाई दे रही, यानी कि 4 क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर तो ये तो 65 हो गए, तो 65 नहीं हो गए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा एल्डिहाइड कीटोन के भी तो आ सकते हैं। तो मैं इनमें से इन क्वेश्चंस को निकाला हुआ है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि लगभग और लगभग यहाँ जो 6 क्वेश्चन थे और मैं यहाँ पर अब 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो यहाँ पर मैंने 2 निकाल लिए और 2 वहां से उठा लीजिए, यानी टोटल क्वेश्चन मेरे ये हो गए हैं अब 63, यानी 63 क्वेश्चंस हमारे पास में आ चुके हैं। अब इनमें प्लस और माइनस हो सकता है, मैंने यहाँ पर 17 जोड़े हो 15 हैं, ये संभावित है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा वेरिएशन आपको नहीं दिखाई देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने बताए हैं। इस अब आप कहोगे पूरा सिलेबस आपने बता दिया, तो टीजीटी में भाई साहब अगर तैयारी करनी तो इतना कवरेज, क्योंकि फाइटिंग बहुत ज़्यादा है टीजीटी में, तो 63 की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। तो एक में 62 हो सकता है, एक में यहाँ 63 कर लो और यहाँ पर आप लोग 62 नंबर कर लीजिए, यानी 62 कर लीजिए, तो आपके 125 की फाइटिंग चलेगी, जो 90 प्लस पर जाकर के आपके सिलेक्शन के मोड में आ जाएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको समझिए और लिखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार फिजिक्स का, हालांकि मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर को देखते हैं और पेपर वाइज हम लोग चलते हैं, तो पेपर में किन किन टॉपिक्स पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो हमें आपसे बात आज करूंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स में मुझे लग रहा है वो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर हम फिजिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो फिजिक्स को आप जानते हैं,
फिजिक्स में हमें एक चीज़ जरूर समझ में आती है कि ये 63 में अगर आप 30 क्वेश्चन भी खींच ले जाते हो, 30 प्लस ले जाते हो, यानी कि अब अक्सर ये होता है कि जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी उसकी केमिस्ट्री वीक होती है, जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है उसकी फिजिक्स वीक होती है। तो ऑन एन एवरेज जिसकी केमिस्ट्री 100% 60 प्लस जाएगी उसकी फिजिक्स 60 प्लस जा ही नहीं सकती है, 40 की रेंज में जाएगी या 35 की रेंज में जाएगी। तो ये बात आप मान लियो 100% केमिस्ट्री भी सही नहीं होगी, ये भी निश्चित है। तो वो रेंज आपकी 90 प्लस 95 चलती रहेगी। तो अगर फिजिक्स पूरा 60 कवर कर लेगा तो केमिस्ट्री में फिर ले जाएगा उससे 35-40 की रेंज में चले, तो वही रेंज हमारी चलती रहती है। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जो डायमेंशंस होती हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ तो डायमेंशंस और मेजरमेंट में चलता हूँ, तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि डायमेंशंस पर हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। डायमेंशंस जरूर आएंगी, 100% आने की कोशिश आपकी रहेगी डायमेंशंस। और यहाँ पर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज हैं उन पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि वेक्टर और स्केलर दोनों है ना, दोनों प्रॉपर्टीज पर आप फोकस करिए और लगभग ये आपको 5 क्वेश्चन यहां से दे देंगे। डायमेंशंस और वेक्टर स्केलर से 5 नहीं तो आप ये मानिए 4 क्वेश्चन तो निश्चित रखे हुए हैं इन पहले टॉपिक से। तो बहुत बड़ी जानकारी तो नहीं, लेकिन मैंने जो कलेक्ट की है पेपर्स के माध्यम से जो कलेक्ट किए उससे मैं जानकारी आपको दे रहा हूं कि ये टॉपिक्स आप जरूर तैयार कर लीजिए, इनको छोड़िएगा नहीं। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पर मोशन, फोर्स एंड मोशन की बात करता हूं, तो फोर्स और मोशन में से क्या उम्मीद मुझे दिखाई दे रही। फोर्स और मोशन जो टॉपिक है, यानी कि फोर्स और मोशन को अगर मैं कहूं तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है, यानी कि लगभग मैं उम्मीद यहाँ से जो कर रहा हूँ वो 10 क्वेश्चंस की कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से हम 10 क्वेश्चन का दायरा मान करके चल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि लीनियर मोशन भी हो सकता है, लीनियर मोशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है ना, और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी पर भी क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है आपसे। एंगुलर वेलोसिटी के साथ में आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी पड़ेगी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पर भी क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है यहाँ से। तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, संभावनाएं आपको दिखाई दे रही। और खासकर जो ग्रेविटी पर क्वेश्चन होता है, ऊपर जाने पर जी का मान, नीचे जाने पर जी का मान, इस पर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादातर टॉपिक आप जो मैं बता रहा हूं, यानी कि ग्रेविटी वाला, यानी ऊपर जाने पर जी की वैल्यू और नीचे आने पर जी की वैल्यू पर जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ साथ न्यूटन का जो लॉ है उसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, है ना। न्यूटन्स लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप न्यूटन्स लॉ को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये सब कुल मिलाकर के आपको 10 क्वेश्चन का दायरा मैं बता रहा हूँ। बाकी एंगुलर वेलोसिटी को भी आप, एंगुलर मोमेंटम भी देखिएगा। एंगुलर मोमेंटम को तो आप मान के चलिए कि एंगुलर मोमेंटम पर 100% क्वेश्चन आता है। मैंने ये फिजिक्स मुझे नहीं आती, बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चंस जो पेपर में देखे उनके अकॉर्डिंग में चल रहा हूं, तो इन पर आप क्वेश्चन संभावित है, इनको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो लिफ्ट वाला आता है, लिफ्ट टूट जाती है उस पर जो क्वेश्चन आता है, और एक आपका आवर्तकाल पर जो क्वेश्चन आता है, तो इनको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यानी कि एक तो आपको लिफ्ट वाला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है और एक आवर्तकाल वाला ध्यान देना। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये 10 क्वेश्चन की उम्मीद यहां से कर लीजिए, और उसके बाद आप एक क्वेश्चन लिफ्ट वाला भी ध्यान से पढ़िएगा और एक आवर्तकाल भी ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा आवर्तकाल, तो यहां पर मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, आवर्तकाल को आप ध्यान से पढ़ें। इन दोनों में मिलाकर भी लगभग 2 क्वेश्चन यहां से भी संभावित तो हो सकते हैं, संभावना बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चंस की। और दूसरी चीज, अब हम आपसे बात करते हैं हीट और लाइट की। अगर हीट और लाइट पर आते हैं तो यहां से भी आपको लगभग 10 और 12 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहां मैं कहूंगा कि आप हीट और लाइट को पूरी तरीके से, यानी अगर मैं हीट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन देगा। फिलहाल मैं यहां पर 10 क्वेश्चन की उम्मीद हीट से करूंगा। और हीट में जो आपका यानी कि सिंपल सी बात है कि जो एब्जॉर्प्शन का कंडीशन चलती है, जो बेड कंडक्टर होते हैं, बेड एब्जॉर्बर होते हैं और बेड गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर होते हैं, वो उन पर भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको ब्लैक बॉडी में भी आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर एक मैं लिख देता हूँ, ब्लैक बॉडी लिख लीजिएगा, एक ब्लैक बॉडी पर क्वेश्चन संभावित है। और दूसरा इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि इमिशन ऑफ रेडिएशन पर
इमिशन ऑफ रेडिएशन पर भी आप अच्छे ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। इमिशन ऑफ रेडिएशंस पर भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा। इस पर भी संभावित है कि 10 क्वेश्चन में ये भी एक हो सकता है। स्पेसिफिक हीट को भी आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से मैं स्पेसिफिक हीट को भी आपसे कहूँगा पढ़िएगा। और स्पेसिफिक हीट के चलते चलते आपको 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी पड़ेंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है एक किरचॉफ्स लॉ को पढ़िएगा। किरचॉफ्स लॉ को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो क्वेश्चन बना सकता है, संभावित है। यानी कि यहाँ पर मैं अगर किरचॉफ्स लॉ की बात करता हूँ तो किरचॉफ्स लॉ भी इम्पॉर्टेंट बन रहा है। तो यानी यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको ये मिल सकते हैं, संभावित है। और आपको 10 ये हो गए, 12 और 6 ये हो गए, 10 और 10 20, ये 12 और आपके ऊपर हो गए कितने, 14, 12 14 कितने हो गए भैया, 28 क्वेश्चन की कवरेज मैं यहाँ से आप तक को बता चुका हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन कवरेज 30 चला जाए। अब बात आती है कि यहीं पर आपने एक क्वेश्चन और भी देखा होगा कि जो लॉ है हीट यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो लॉ भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लॉ में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लेकिन फर्स्ट लॉ पर ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ पर ही पर्टिकुलर और किरचॉफ्स लॉ पर भी मुझे 3 क्वेश्चन की उम्मीद है। तो 13 क्वेश्चन मैं ये समझ रहा हूँ। हीट में भी ये अलग से टॉपिक मैंने इन्वॉल्व किए। इसके बाद चल लेते हैं, हम लोग लाइट पर चलते हैं। लाइट से भी मुझे 10 से 12 क्वेश्चन की उम्मीद है। तो यहाँ पर टॉपिक में डाल देता हूँ लाइट, यानी कि लाइट से भी क्वेश्चन बहुत उम्मीद है कि आएंगे। और लाइट से कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना हो सकती है, वो आपके जो लेंस, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो आपने देखा होगा फोकल लेंथ निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, उन पर क्वेश्चन आ सकता है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्वेश्चन आने की संभावना दिखाई दे रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और साथ ही साथ जो है वो जो आपके यानी कि एक लेंसेज पर जो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, वो लेंसेज पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। और इसमें आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि लेंसेज के क्वेश्चन जो फोकल लेंथ निकालने वाले हैं, वो क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। फोकल लेंथ वाले मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, उनको आप जरूर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर लें। और साथ ही साथ जो आपका डिजीज होती है, डिजीज इनमें जो हम लोग आई डिजीज होती है, उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आई डिजीज को भी आप, जिसे आप लोग जो है हिंदी में अगर कहें तो दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हो, आई डिजीज को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यानी अगर मैं कहूँ तो दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, और एक क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष, और एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ये आप ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनको भी आप नोट कर लीजिए कि इनसे भी लगभग आपको 4 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। और इन दोनों को अगर मैं ऑन एन एवरेज लेकर के चलता हूं, तो इनमें से भी मुझे उम्मीद है कि लगभग आपको 5 क्वेश्चन यहाँ भी हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ भी हो जाएंगे। और इसके साथ में आपको जो है वो एक टॉपिक जो है वो पोलराइजेशन भी जरूर पढ़ना पड़ेगा, यानी कि विवर्तन और ध्रुवीकरण जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं विवर्तन और एक पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण मैं बोलता हूँ, ध्रुवीकरण यानी कि इसको भी आप पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से भी लगभग 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो 5 4 9 3 12 क्वेश्चन तो यही हो जा रहे हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आप वहाँ तैयार कर रहे हैं तो यहाँ भी तैयार कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर आप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप पूरा मतलब कैसे प्राइमरी सेल कौन सा होता है, सेकेंडरी सेल कौन सा होता है, तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं प्राइमरी सेल की बात कर लेते हैं। दूसरी आपको सेकेंडरी सेल की बात कर लेते हैं, इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज आप, और एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स को भी आप ध्यान दीजिएगा, उसको भी। और रेजिस्टेंस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को भी मैं फोकस करूंगा। और एक आपका व्हीट स्टोन ब्रिज को भी मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ओम्स लॉ को भी यहाँ आप
इम्पोर्टेंट मानिए, ओम्स लॉ भी इम्पोर्टेंट है, ओम्स लॉ भी इम्पोर्टेंट है। इन सब से मिलाकर के भी मैं उम्मीद लगभग 12 क्वेश्चन की कर रहा हूं कि यहाँ से भी आपको 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सीधी सीधी अगर मैं स्लॉट यहाँ का जोड़ता हूँ तो स्लॉट की संभावना कितनी बन रही है मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि मुझे 4 क्वेश्चन वो दिखाई दे रहे हैं, 10 ये 14 और 2 आपके 16 और 10 26 और 26 3 29 हो गए, 29 और आपके 5 34 हो गए, 34 4 38, 38 3 41 हो गए, 41 38 और 3 41 और 12 आपके 54 क्वेश्चन, 41 और 12 53 क्वेश्चन हो गए, 41 12 53 क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद चले आइए आपको न्यूक्लियर जो मॉडर्न फिजिक्स में अगर चलते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स में तो वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाली कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉडर्न फिजिक्स में चलिए। और अगर मॉडर्न फिजिक्स में देखते हैं तो आप सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई बातें होने लगती हैं, जहां पर आपको आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो संभावित है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़िएगा और साथ ही साथ आप पीएन जंक्शन को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, पीएन जंक्शन को भी आप जरूर पढ़ लें, ध्यान दें। और इसके साथ साथ मुझे जो दिखाई दे रहा है वो समझ में ये आ रहा है कि बोहर के मॉडल पर भी क्वेश्चन आ सकता है, बोहर्स मॉडल पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इन पर जो टोटल क्वेश्चन आने की उम्मीद है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, लगभग और लगभग मुझे 8 क्वेश्चन यहाँ से भी समझ में आ रहे हैं। एक आध क्वेश्चन प्लस माइनस कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं 12 हो तो 13 हो जाएंगे, तो एंड सो ऑन। ये सब चीजें अगर आपको बढ़िया ढंग से तैयार करनी है, अच्छे ढंग से तैयार करनी है, तो फिर आपको हमारा टीजीटी का वो क्लास जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है उसे आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर लगातार सभी कोर्सेज, सभी वीडियोज, सभी चैप्टर्स की दे रखी हैं, फिजिक्स की नहीं केमिस्ट्री की दे रखी हैं। तो नेचर ऑफ मैटर से लेकर के फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को हम आपको, भौतिकी और रसायन दोनों पर हमने आपसे आज चर्चा की है। इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक आप ये ना कहिएगा कि सर ये सभी टॉपिक हैं, लेकिन इन टॉपिक से नंबर की क्या गणना हो सकती है वो मैंने आपको पता है। ये टॉपिक आपको भूलने नहीं किसी भी कीमत पर, अगर पीजीटी में सिलेक्शन लेना है, टीजीटी में सिलेक्शन लेना है। दोनों एग्जाम जो पीजीटी देता है लगभग टीजीटी देता ही है। तो अब यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर चले जाइएगा और हमारा नंबर व्हाट्सएप का है 94 73 70 27 11। इस पर आप जरूर कॉल कर लें और यहां से हम आपको डिस्क्रिप्शन में टीजीटी का लिंक भी डाल देंगे। इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे, इसलिए सिलेक्शन आपको 100% ले लेना है। थैंक यू।